हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। 50 सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न इंडिया में हमने पिछले लेक्चर में मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कवर किया है। 20 साल में मॉडरेट लीडरशिप ने क्या क्या किया, फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल डाल दी है, वो सारी डिमांड्स सामने रख दी हैं, वो बेसिक डिमांड्स जो अगर एड्रेस की जाएंगी तो भारत का वाकई में भला हो पाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल को दिशा दिखाई है, भारत की दशा बताई है और मेथड बताए हैं। आने वाली जनरेशन्स को पॉलिटिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल एजुटेशन की सलाहियत दी है, उनको तैयार किया है, मतलब पैसे प्लानिंग की है। लेकिन इन 20 सालों में चूंकि कोई डायरेक्ट कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई पड़ता है, तो एक विद इन द कांग्रेस एक विंग डेवलप होता जा रहा है जो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस को लाइक नहीं करता है और वो कह रहा है कि अलग तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चलनी चाहिए। तो उन लोगों को जो मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं और चाहते हैं कि वो टेक ओवर करें, उनको बोला गया है एक्सट्रीमिस्ट। उनको एक्सट्रीमिस्ट बोला है हिस्टोरियंस ने। तो 1885 से 1905 तक तो कहलाती है मॉडरेट फेस कहलाता है, ये कहलाता है। 1905 से लेकर 1905 टू 1918 कहलाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसके बाद गांधीयन फेज शुरू हो जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस फेज वर लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स कहलाते हैं। इनके साथ अरविंद घोष भी जुड़ जाते हैं। दीज वर द 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एंड एक्सट्रीमिस्ट मेथड। तो क्या थे ये लोग, क्या इनकी विचारधारा है, क्या ये क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ये कर पाए? लेट अस सी। लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल आर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। सो दे वर आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। इनका कहना है कि कानून के 4 विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लॉ फ्रीडम स्ट्रगल कैन नॉट बी फॉट। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट्स यूज्ड टू से कि अगर कानून के तहत चलेंगे तो हम अंग्रेजी सरकार का अपोजिशन हमें नहीं देखना पड़ेगा और उनका अपोजिशन आएगा तो वो फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस कर सकते हैं। बट ये कहते हैं कि वी हैव टू फाइट इट आउटसाइड द लॉ, लॉ इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट। तो लॉ के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल कैसे चल सकती है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी कहा जाता है। दे वर मोर रेडिकल इन देयर डिमांड्स एंड मीन्स। इनके मेथड्स मॉडरेट नहीं है, इनके डिमांड्स भी मॉडरेट नहीं है। ये अलग डिमांड करते जा रहे हैं और इनके मेथड्स भी कुछ अलग है। They propagated a new genre of politics that was militant in nature and believed in direct action. ये रिफॉर्म्स ओरिएंटेड नहीं है, ये रिफॉर्म्स ओरिएंटेड नहीं है, इनको रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। ये कहते हैं इंडिया विल रिफॉर्म हर सेल्फ, भारत खुद अपने आप को रिफॉर्म करेगा। रिफॉर्म्स करने के लिए अंग्रेज नहीं चाहिए। इसलिए हमको ये जो ग्रेजुअलिस्ट मेथड है, पीस मील रिफॉर्म्स हमको नहीं चाहिए। लेट इंडिया बी फ्री, इंडिया विल रिफॉर्म हर सेल्फ। और जब तक इंडिया फ्री नहीं होगा, इंडिया रिफॉर्म भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके मेथड्स अलग हैं, डिमांड्स अलग हैं। तो एक नई पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं जो कन्फ्रंटेशन करने को तैयार है। जो मॉडरेट्स हैं वो कॉपरेशन करने के साथ काम कर रहे हैं, बट ये कन्फ्रंटेशन करने को तैयार हैं। दे रिपुडिएटेड द सजेशंस दैट इंडिया नीड्स द बेनिवोलेंट गाइडेंस एंड असिस्टेंस ऑफ द फॉरेनर्स। बिल्कुल नहीं चाहिए अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासक, विक्टोरिया, क्वीन इंग्लैंड की जो भी क्राउन है वो बेनिवोलेंट बिल्कुल नहीं है। मॉडरेट्स ये कहते हैं कि बेसिकली ब्रिटिश क्राउन इज बेनिवोलेंट, प्रॉब्लम इज विद द ब्यूरोक्रेसी। ये कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते कि क्राउन यहाँ पर बेनिवोलेंस के साथ काम करता है या करेगा। इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, इसलिए अंग्रेजों का सहयोग किसी भी सूरत में इनको स्वीकार नहीं है। अब ये क्यों राइज हुए, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है ये क्यों राइज हुए। तो सबसे पहले तो द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस। 20 साल में इनके अनुसार मॉडरेट्स ने कोई कॉन्क्रीट काम करके नहीं दिखाया है, इसलिए सबसे बड़ा तो इनका डिससेटिस्फैक्शन मॉडरेट पॉलिटिक्स से है। दे रिजेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन। जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशंस होती है, 3 P's, उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दे वर्क वेरी मच अगेंस्ट इट, इससे कुछ नहीं होना। रादर औरबिंदो घोष, उन्होंने
एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स निकाली है न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश में। याद रखेंगे आप, ईपीएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इंदु प्रकाश में वो एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स निकालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। क्या है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड? इट वॉज द क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और मॉडरेट मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, पुरानों के लिए नई दिशाएं। जो पुराने लोग हैं, ओल्ड गार्ड है, उनके लिए नई दिशाएं हैं, उनको नई दिशाओं में चलना चाहिए। जो करते आ रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो मेंडिकेंट पॉलिटिक्स है, जो आप मांगते रहते हैं अंग्रेजों से, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सो हर डायमेंशन में ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडरेट्स को, और मॉडरेट मेथड से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक कारण तो ये था कि मॉडरेट्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड दे कुड ब्रिंग फॉरवर्ड द सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ मॉडरेट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक कारण इनका ये बन जाता है राइज होने का। दूसरा है, भारत का होने लगा है बड़े स्तर पर वेस्टर्नाइजेशन, बहुत बड़े स्तर पर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है भारत का। दे रिएक्टेड टू, रिएक्शन दिया है इन्होंने टू द एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन लाइफ, इंडियन थॉट, इंडियन पॉलिटिक्स। हर जिंदगी के हर पहलू पर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है। वैसे तो भारत मॉडर्नाइज होना चाहता है, मॉडर्नाइज तो नहीं हो पा रहा है, बट वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी डायमेंशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया। दे वर ए चैलेंज टू द इंडियन रिलीजन एंड थॉट। जिस तरीके से वहाँ की बातें, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ के ड्रेसेस, वहाँ की लाइकिंग्स, वहाँ का सामान भारत में पेनिट्रेट किया जा रहा है, इससे भारत के धार्मिक भावनाओं पे और भारत के थॉट में बहुत बड़ा गहरा लंबा फर्क पड़ने वाला है। और यही अंग्रेज चाहते हैं, ये जो स्लेवरी है ये कंटिन्यू रहे, और अंग्रेज़ों भारतीयों को हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दें कि ये अंग्रेजी रूल को कभी ख़त्म ना होने दें। तो वो इसको समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। दे वर कंसर्न्ड अबाउट द इरोजन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बाय द मटेरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो फोकस है वो व्यक्तिगत विकास पे ज़्यादा है। ये जो इंडियन कल्चर है, जो एक कम्युनिटी को लेकर चलने वाला कल्चर है, इसका इरोजन होने लगा है, वैल्यू सिस्टम जाने लगा है, ख़राब होने लगा है। वो अंग्रेज़ी रूल का पूरा जो लॉन्ग टर्म और कॉम्प्रिहेंसिव असर हो रहा है उसको वो देख पा रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दे वर अगेंस्ट द अटेम्प्ट ऑफ इंग्लिश पीपल टू मर्ज इंडियन नेशनल आइडेंटिटी इन द ब्रिटिश एम्पायर। वो भारतीय आइडेंटिटी जो सेपरेट होनी चाहिए, वो इसके अगेंस्ट हैं कि अंग्रेज़ कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्राउन के साथ ही देखें, अलग से आइडेंटिटी अपनी क्रिएट ना करने की कोशिश करें। तो हर तरीके से जो पश्चिमीकरण भारत का हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो रहा हो, चाहे लिटरेचर में हो रहा हो, या कल्चर में हो रहा हो, या पॉलिटिकल सिस्टम में हो रहा हो, वो उसके खिलाफ हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तभी तिलक कहते हैं कि जो एज ऑफ कंसेंट बिल पास होता है 1891 में, एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ है बहराम माला बारी जी के एफर्ट से, जिसमें एज ऑफ जो मैरिज एज है वो डिसाइड की गई है, उसको तिलक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ब्रिटिश, इवन दो तिलक वॉज रिफॉर्म्स ओरिएंटेड, बट उनका लॉजिक यहाँ पर, उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को क्यों अपोज किया है? उन्होंने अपोज किया है इसलिए किया है कि इंग्लिश कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ये रिफॉर्म फ्रॉम विद इन होगा, ये रिफॉर्म भारतीय करेंगे, अंग्रेज नहीं इंडियन ट्रेडिशंस में हस्तक्षेप कर सकते। दैट्स वाई तिलक was against age of consent act 1891 passed at the instance of B.M. मालाबारी, जिससे रुकमाबाई केस भी जुड़ा हुआ है। रुकमाबाई केस जो प्रीलिम्स में लास्ट ईयर आ गया था, वो इसी का केस है। रुकमाबाई केस इज रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट बिल। तो कल्चरल जो डिग्रेडेशन हो रहा है अंग्रेजी शासन की वजह से, ये उसकी तरफ देखते जा रहे हैं। And in that they were inspired by the thoughts of Bankim, Vivekanand and दयानंद। ये सब 19th सेंचुरी के समय हुए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल में सीधे भाग तो नहीं लेते हैं, बट देयर थॉट्स एंड बुक्स प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल
बंकिम चंद्र की जो कॉल है सर्विस टू द मदरलैंड, जो उन्होंने आनंद मठ में लिखा है, जो वंदे मातरम सॉन्ग उनका है, वो भारत माता के लिए कुछ भी करने के लिए, आगे आने के लिए बात करते हैं, उससे वो थॉट से गवर्न हुए हैं। विवेकानंद gave them feeling of self-confidence to the youth and gave them a new mission to conquer the West with India's spirituality। 1893 में विवेकानंद गए हैं शिकागो कॉन्फ्रेंस में और वो यही बताने गए हैं कि पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्म यदि मिल जाए तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका निवारण हो सकता है। तो विवेकानंद ने जो रास्ता दिखाया है जिसमें इंडियन यूथ को एग्जॉर्ट किया है, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड वर्क फॉर द नेशन, और खुद करके दिखाया है, उससे भी वो इंस्पायर हुए हैं। दयानंद सरस्वती एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ वेस्टर्न सुपीरियोरिटी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी है और अपनी राइटिंग से उन्होंने बताया है किसी भी तरीके से वेस्टर्न सुपीरियोरिटी नहीं है। वो कहते हैं वेद आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। जो वेद हैं हमारे, ये फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज हैं, ये सारे ज्ञान का स्रोत हैं, ऐसा कहते हैं दयानंद सरस्वती। तो वेद की नॉलेज सुप्रीम नॉलेज है, वो कहते हैं। उन्होंने ही बोला है भारत सिर्फ भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। दयानंद सरस्वती पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं, बट वो आधार या वो डायमेंशन दे गए हैं जो पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो 19th सेंचुरी के आसपास ये लोग बड़े प्रोमिनेंट हैं और इनके आइडियाज़ उस समय के यूथ में बहुत इन्फिल्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट ये थे, जिसमें मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, रादर दे वर हैप्पी दैट इंडिया विल बी मॉडर्नाइज्ड बाय एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। मॉडरेट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं इंडिया मॉडर्नाइज नहीं हो रहा है, वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। तो एक वजह ये थी इनके आगे आने की। विवेकानंद ने बोला है द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। अपर क्लासेस अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं, पैसिव हो गए हैं, ये जो मासेस हैं इनको आगे आना पड़ेगा। सेड विवेकानंद, इट वाज विवेकानंद हु सेड कि अपर क्लासेस आर फिजिकली मॉरली डेड, वी हैव मासेस विद अस हु कैन ब्रिंग अ ग्रेट रिवॉल्यूशन, सेड विवेकानंद। भारत के आर्थिक हालात लेट 19th सेंचुरी में खराब होते ही जा रहे थे। टेरिबल फेमिन्स ऑफ 1897 एंड 1899 1900 बहुत बड़े स्तर पे सेंट्रल इंडिया में, यू कैन से दक्कन में अकाल पड़ा है। जब आपको याद होगा चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयस्ट को मारा था, अलग से बता दूंगा आपको, ये तिलक बहुत एक्टिव हुए हैं उस समय। तो इस फेमिन कंडीशंस में जो काफ़ी लोगों की जान गई है और सरकार ने एक्शंस नहीं लिए हैं, ये उससे बहुत अफेक्ट हुए हैं। ये भी एक वजह है इनके आगे आने की। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट रिलीफ मशीनरी वॉज इनएडिकेट, स्लो मूविंग एंड बैडली ऑर्गेनाइज। जो भी एक्शंस गवर्नमेंट ने उन फेमिन्स के समय लिए हैं वो किसी भी तरीके से पर्याप्त नहीं थे। रादर तिलक क्रिटिसाइज्ड द कॉलस एंड ओवरबियरिंग गवर्नमेंट प्लेग कमिश्नर्स हु कॉज्ड मोर हार्म देन गुड। वो जो रैंड था प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, उसने हालात बिगाड़े ज़्यादा हैं, खराब ज़्यादा किए हैं। तो गवर्नमेंट के एक्शंस प्लेग्स को कंट्रोल करने में या फेमिन को कंट्रोल करने में पर्याप्त नहीं है, और लोगों की मौत इसलिए हो जाती है कि अकाल पड़ता तो नेचुरली है, लेकिन अकाल के जो असर है वो मैन मेड होते हैं। अंग्रेज़ों की बैड पॉलिसीज़ की वजह से लोगों की जान ज़्यादा जाती है। तो ये भी एक वजह है। वो कहते हैं प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट तो एक परमानेंट प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी ये देख रहे हैं। तो हर तरीके से हालात बुरे हैं। तो जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया है उस समय, वो उसके विटनेस हैं। ये भी एक कारण है कि ये आगे बढ़ते हैं। साथ साथ जो भारत में हो रहा है उसमें कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी इनको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ जो हो रहा है, जिसको गांधी जी ने उजागर किया है। गांधी जी इंडिया भी आए हैं, साउथ अफ्रीका से चले गए थे, फिर वापस आ गए हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक ग्रीन पैम्फलेट निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गांधी जी ने एक ग्रीन पैम्फलेट निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या भारतीयों के साथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होता है। तो इंडियंस के साथ बाहर कॉलोनीज में जो जो बर्ताव होता है वो भी इनको समझ में आ रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं।
फर्दर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इजिप्ट, पर्शिया, टर्की एंड द शाम। भारत के बाहर जो और देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप होते जा रहे हैं, जहां पर जो रूलर्स हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं और राष्ट्रवादी सरकारें बनने के काम हो रहा है, इससे भी प्रेरित हुए हैं ये। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रहा जब एक अफ्रीकन नेशन इथियोपिया ने हरा दिया है इटली को 1896 में। पहली बार एक अफ्रीकन नॉन यूरोपियन नेशन को यूरोपियन नेशन ने हराया है। इटली वॉज डिफीटेड बाय इथियोपिया इन 1896 और रशो जैपनीज वॉर हुई है 1904-1905 में, जिसमें रशिया वॉज डिफीटेड बाय जापान। तो एशिया अफ्रीका के देश अंग्रेजों को हराने लगे हैं, इससे भी इनको हिम्मत मिलती है और द स्पेल ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी वॉज ब्रोकन। और ये जो लगता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड इनविंसिबल है, उसे हराया नहीं जा सकता, ये मिथ टूटने लगती है। तो ये यहाँ से भी प्रेरणा लेते हैं कि यस, इफ वी गिव आवर एफर्ट वी कैन डेफिनेटली डिफीट द इंग्लिश रूल इन इंडिया। तो कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंसेस जो भारत के बाहर हो रहे हैं वो भी इनको प्रेरणा देते हैं। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कर्जन के पॉलिसी। 1899 से 1905 तक भारत में कर्जन आया है एंड आपको याद होगा कर्जन ने बोला है, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड आई विल गिव इट अ पीसफुल डिमाइस। मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो कर्जन के एक्शंस ने इनको और एक्सेलरेट कर दिया है। जैसे आपको याद हो लिटन के एक्शंस ने कांग्रेस के बनने के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया था, ऐसे ही कर्जन के जो 6 साल थे इन्होंने और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को आगे आने के लिए फोर्स कर दिया है। Curzon refused to recognize that India was a nation. He insulted Indian intelligentsia and talked very low of Indian character. Different meetings में, different अखबार में, अपने वक्तव्य में कर्जन हमेशा भारतीयों को लो ग्रेड ही दिखाने की कोशिश करता है, रादर दिखाता है। उसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे लगता है कि ये और भारतीयों की हालत और बुरे हालत में भारतीय जाते जा रहे हैं। कर्जन ने पास किया है कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स एंड वाज अ मूव डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द कैलकाटा यूरोपियन बिजनेसेस कम्युनिटी विच हैड ऑफन कंप्लेंट अबाउट डिलेज इन ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज अदर फेवर्स। उसने कैलकाटा कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में भारतीयों का नंबर कम कर दिया है क्योंकि यूरोपियन बिजनेसमैन ने शिकायत की है, उसकी वजह से हमको लाइसेंसेस या परमिशन मिलने में देर होती है। उसने क्या किया है, कैलकाटा कॉरपोरेशन में इंडियन एलिमेंट को कम कर दिया है। उधर याद होगा रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एक्ट पास किया था और ज़्यादा इंडियन एलिमेंट उसमें आगे बढ़कर आए, ऐसी कोशिश की थी। ये उल्टा चलता है और इस लोकल गवर्नेंस से इंडियंस को दूर करने की कोशिश करता है। तो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट में इंडियन एलिमेंट को उसने डिमिनिश किया है अपने यूरोपियन बिजनेसमैन के बेनिफिट के लिए। उसने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1905 में अमेंड किया है, पास किया है, जिसमें प्रेस फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1905 वाज अमेंडेड, जिसमें प्रेस फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, अखबारों पे पाबंदियां लगाई गई हैं। मतलब उसके सारे एक्शंस अगेंस्ट इंडियंस हैं। उसने पास किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, कर्जन ने पास किया है। इट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रेले कमीशन। रेले कमीशन आया था, उसकी रिकमेंडेशन पे पास हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। याद रखिएगा, रेले कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट पास हुआ है। इसमें क्या किया कर्जन ने, ही कट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीनेट मेंबर्स। जो सीनेट मेंबर्स थे जिसमें इंडियंस भी होते थे, उसने उसका नंबर कम किया है। मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसमें इंडियन एलिमेंट कम कर दिया है। ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इन द मैटर्स ऑफ कॉलेज एफिलिएशन एंड स्कूल रिकग्निशन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो सीनेट के मेंबर्स इलेक्ट होकर आया करते थे, उनसे निकालकर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को इसने पावर्स दे दी है कि किस कॉलेज को एफिलिएशन दिया जाएगा, वो सारे फैसले ऑफिशियल्स करेंगे। ही ट्राइड टू फिक्स मिनिमम कॉलेज फीस। एजुकेशन को महंगा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। His main motive was to official controls on affiliation and grants in aid। जो कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो ग्रांट्स इन एड जाती हैं, उसको उसने रोकने की कोशिश की है। वो कहता है ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन बन गए हैं और ये मिलिटेंसी के सेंटर्स बन गए हैं, तो कॉलेज एफिलिएशन मैं बंद ही कर दूंगा और सरकार के पैसे पे ये सब
नहीं हो सकता है। ही वॉन्टेड टू कर्व स्टूडेंट मिलिटेंसी, इसलिए उसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन एलिमेंट भी कम कर दिया है। और सबसे डेंजरस मेजर तो उसका था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन उसकी सबसे डेंजरस योजना थी। उसने तो कुछ सोच के इस योजना को बनाया था, लेकिन इससे फ़ायदा भारतीयों का हो गया और बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में वो कर देता है, और जब आया है तभी से 1899 से उसने बंगाल विभाजन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो ये कर्जन के एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एंड दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन सब एक्शंस की वजह से 6 साल में वो दिखने लगा है कि हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट तुरंत टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो दीज वर द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द एक्सट्रीमिस्ट केम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्यों, क्या हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, बंगाल विभाजन का आधार कैसे बना, क्या क्या एक्शंस हुए थे, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। वी विल टेक दिस इन द न्यू लेक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, जो प्रेपॉन का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये कंटेंट या पीपीटीज मिल सकती हैं। वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप समझ तो रहे हैं, बट आपको नोट्स के लिए ये पीपीटीज आपको प्रेपॉन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर itself. So thanks a lot for attending this video and studying history with me. चलिए इसे जल्दी हम ख़त्म करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में फॉर EPFO एंड प्रीलिम्स 2021. थैंक्स a lot.